सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट क्लास में आ जाएं। आज की क्लास में हम आपको घनवाद और फाववाद से संबंधित जो क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करा लेंगे। इसके बाद जितने वाद हैं समस्त वादों को हम आपको पढ़ाएंगे। तो कल की क्लास में हमने आपको घनवाद पढ़ाया था और आज इस क्लास में घनवाद चूँकि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम घनवाद से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। घनवादी कलाकार और फाववाद दोनों साथ में दिया हुआ है और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो सब यहाँ पर लिखे गए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का? पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का? ये घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। प्रथम, फर्स्ट। तो अभी कल की क्लास में हमने पढ़ाया था कि घनवाद का प्रथम चित्र कौन था? लेस डेमोस्थेनेस दी अविज्ञान, यानी इसी को बोलते हैं अवनियों की स्त्रियां। इसी चित्र को बोलते हैं अविज्ञानियों की स्त्रियां या अविज्ञान की स्त्रियां या लेस डेमोस्थेनेस दी अविज्ञान। तो अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, आ सकता है, इसको बढ़िया से लर्न कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक। अभी कल ही क्लास में आपको पढ़ाया गया था बूढ़ा गिटार वादक। ये किस समय का चित्र है जो कि पिकासो ने बनाया था? बूढ़ा गिटार वादक पिकासो का चित्र है और ये कब पिकासो ने बनाया था? अभी कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था बूढ़ा गिटार वादक। तो बूढ़ा गिटार वादक कब का चित्र है पिकासो का? बूढ़ा गिटार वादक ब्लू पीरियड का, यानी नीले रंग में बना हुआ है। ये ब्लू पीरियड का बूढ़ा गिटार वादक बना है। और ये चित्र कब बना था? तो ये चित्र सन 1903 में, सन 1903 में ये चित्र बूढ़ा गिटार वादक पिकासो ने बनाया था। इसको यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है 1901 से लेकर 4 के मध्य, इसको तो मोटा मोटा समझ भले लीजिए, बाकी इसका एग्जैक्ट जो टाइम है वो है 1903 में ये चित्र बनकर तैयार हुआ था। ठीक, तो पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक किस समय का है? ब्लू पीरियड का है। ठीक, और एक बात समझिए, जब एक बार प्रश्न आ जाता है समय को लेकर तो अलर्ट हो जाइए, समय को लेकर और भी प्रश्न आ सकते हैं। बात समझ में आई कि जब एक बार पूछ लिया गया है, और ये बहुत पुराना प्रश्न नहीं है, ये पीजीटी 2021 में पूछा गया है बूढ़ा गिटार वादक। तो कोई भी प्रश्न जैसे स्त्री करने वाली, जैसे एम्बिशस ड्रिंकर, जैसे लवी, जैसे कपल्स, ये सब ब्लू पीरियड के चित्र हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ब्लू पीरियड के चित्र और पिंक पीरियड के चित्र कौन कौन से हैं और कब बनाए गए थे, इनको जरूर लर्न कर डालें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पिकासो का कालखंड कब से कब तक था? अच्छा प्रश्न है। पढ़ाते समय हमने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, हमेशा किया है क्लास में, और उन चीज़ों को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को आपको कहते हैं पढ़ने के लिए
जो वास्तव में आने के पूरे चांसेस होते हैं। अब ऐसे तो बहुत बड़ा सिलेबस है और हमेशा हम कहें कि हर चीज़ को हम लर्न कर सकते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये संभव ही नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस हमें लर्न हो जाए। तो हमें उतनी चीज़ों को पकड़ लेना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। ठीक। पिकासो का कालखंड कब से कब तक था, यानी पिकासो का जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय है। तो 1881 से लेकर 1973 तक इसका समय था और 1881 में जन्म लिया और 1973 में मृत्यु हो गई। तो कालखंड कितना हुआ, 1881 से लेकर 1973 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज ब्राक, जिसको हम लोग ब्राक कहते हैं, जो कि घनवाद का जन्मदाता माना जाता है, जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो वायोलिन एंड कैंडल स्टिक ये घनवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा प्रश्न है, अभी कल की ही क्लास में इसका हम लोगों ने नाम पढ़ा था वायोलिन। तो वायोलिन जो है ये घनवाद में ब्राक ने बनाया है। वायोलिन चित्र ब्राक का है और किस शैली में बना है, तो घनवादी शैली में वायोलिन बना हुआ है। लेस्ताक का मकान भी घनवादी शैली में बना हुआ है और ये भी चित्र वायोलिन भी घनवादी शैली में बना हुआ है। और इसके साथ साथ द म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञ भी घनवादी शैली का ही चित्र है जॉर्ज ब्राक का। लेकिन जॉर्ज ब्राक जो था वो स्थिर वस्तु चित्रण का निर्माता था, स्थिर वस्तु चित्रण को बनाता था। और वैसे भी एक बात है कि घनवाद में स्थिर वस्तु चित्रण को ही प्रियोरिटी दी जाती थी, क्योंकि घनवाद शंकु, त्रिभुज, ज्यामिति इन सब को दर्शाता है। तो ये सब कहाँ दर्शाया जा सकता है, स्थिर वस्तु चित्रण में ही, यानी जो ठोस वस्तुएं हैं उनका चित्रण होता था यहाँ पे। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय यानी जो पिकासो की पेंटिंग थी, 3 संगीतज्ञ, 3 म्यूजिशियन, वो उस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। और पिकासो था कहाँ का, स्पेन का, और बसा कहाँ, पेरिस में। लेकिन इसके चित्र पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट कलाकार बनता ही बनता है। ठीक। तो भारत सरकार ने भारतीय डाक टिकट पर कौन सी पेंटिंग पिकासो की छपी हुई थी, ये देखिए अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि पिकासो यूरोपियन कलाकार है और यहाँ की पेंटिंग्स में, यहाँ के डाक टिकट पर इसकी पेंटिंग्स छप रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं है, ये प्रश्न आना ही आना था, तो आया। तो 3 संगीतज्ञ या 3 म्यूजिशियन इसको बोलते हैं। इस पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में कुछ क्वेश्चंस फाववाद के भी आ गए हैं, तो फाववाद और घनवाद दोनों साथ में ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाववाद का मुख्य चित्रकार कौन था, तो फाववाद का जनक या फाववाद का जन्मदाता या फाववाद का मुख्य चित्रकार कौन था, मातिस। इसका पूरा नाम हेनरी मैटिस या हेनरी मातिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
570। ऑर्फिज्म, ऑर्फिज्म शब्द को किसने गढ़ा था? तो ऑर्फिज्म शब्द को गढ़ने वाले कलाकार कौन थे? ऑर्फिज्म या इसी को ऑर्फिज्म शब्द को गढ़ने वाले कलाकार, बताने वाले कलाकार या नाम देने वाले कलाकार कौन थे? अपोलिनेयर। अपोलिनेयर धनवाद के ऑर्फिज्म शब्द को गढ़ने वाले कलाकार थे अपोलिनेयर। और ऑर्फिज्म शब्द या धनवादी शैली का प्रथम घोषणा पत्र भी अपोलिनेयर तैयार करते हैं। और अपोलिनेयर ही धनवाद पर एक पुस्तक भी लिखते हैं सन 1912 में, जिसका नाम होता है द क्यूबिस्ट या क्यूबिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुके मूर्ति शिल्प को निम्नलिखित में से किसने बनाया था? अभी कल की क्लास में ये क्वेश्चन आया भी था, बुके किसकी मूर्ति है? तो बुके, मुर्गा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब मूर्तियां पाब्लो पिकासो की हैं। ये मूर्तिकार भी थे। ऐसा भी एक प्रश्न आ सकता है कि घनवादी शैली में कौन चित्रकार मूर्तिकार भी था? घनवादी शैली में कौन सा चित्रकार मूर्तिकार भी था? तो कौन था? पाब्लो पिकासो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी कलाकार थे? मातिस, तो मातिस किस बात का था? भाववादी कलाकार था मातिस। निम्नलिखित कलाकारों तथा उनकी कला विधियों को सुमेलित कीजिए, यानी कौन से कलाकार किस शैली से या वाद से जुड़े हुए हैं? तो सभी को पता है मातिस फॉविज्म कलाकार है, मतलब फाववादी कलाकार है। ब्राक और पिकासो, हॉर्नग्रीस, फर्नांड लेजे, ये सब घनवादी कलाकार हैं। और एडगर देगा, जिसे हम देगास भी बोलते हैं, वो प्रभाववादी कलाकारों में मोने, माने, देगा, सिसली, पिसारो और कॉमी कारो। तो देगा आया कहाँ पे? प्रभाववाद में, इम्प्रेशनिज्म में देगा आया। और अब बचा कौन? पिकाबिया। और पिकाबिया कहाँ चला गया? दादावाद में। तो ये इसका मिलान है। तो देगा कहाँ जाएगा? प्रभाववाद में, इम्प्रेशनिज्म में जाएगा। मातिस फॉविज्म में जाएगा, फॉविज्म मतलब होता है फाववाद। और ब्राक कहाँ जाएगा? घनवाद में। और पिकाबिया दादावाद में। ये ऐसे। अब आपको हम एक बात और समझा दें कि जो क्वेश्चंस आपके यूथ में रखे हुए हैं यूरोपीय कला में, उनमें क्या नहीं पढ़ना है, टीजीटी और पीजीटी वालों को ये स्पष्ट समझ लें। उनमें वही क्वेश्चंस आप ना पढ़ें जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, अभिकथनों को पढ़ने की आवश्यकता टीजीटी पीजीटी को नहीं है। वहां आपको मिलान पढ़ने हैं, वहां आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, और वो भी क्वेश्चन आंसर ऐसे जो कि आपके सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट है। वो बाकी बहुत अननेसेसरी क्वेश्चनों को लर्न करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, ऐसे मिलान लर्न कर डालिए। मिलान से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और मिलान से क्वेश्चन एक करते हैं 4 मिलते हैं। धनवाद का प्रथम चित्र कौन सा कहलाता है? अभी क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर चुके हैं। धनवाद का प्रथम चित्र किसने बनाया था?
कब बनाया था? 1907 में पिकासो ने अभिज्ञान की स्त्रियां या अवनियों की स्त्रियां बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कला में कोलाज का प्रारंभ हुआ। तो आधुनिक कला, और ये आधुनिक कला की थी, और जितनी आपने वाद पढ़े हैं, जितने वाद पढ़े हैं, चाहे नवशास्त्रीयतावाद रहा हो, चाहे राकाको रही हो, चाहे आपका घनवाद रहा हो, चाहे उत्तर प्रभाववाद रहा हो, चाहे प्रभाववाद रहा हो, सब मॉडर्न आर्ट है, आधुनिक कला है। याद रखिएगा, ऐसा भी एक नॉर्मल प्रश्न बन सकता है। तो आधुनिक कला में कोलाज का प्रारंभ किस कला से दिखाई देता है? तो कोलाज की शुरुआत कब हुई थी और कोलाज की शुरुआत करने वाला कौन था और किस शैली में शुरुआत हुई थी? ये इतने प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो संश्लेषणात्मक घनवाद, दो घनवाद था ना, एक संश्लेषणात्मक था और एक विश्लेषणात्मक था। तो संश्लेषणात्मक घनवाद में सन 1912 में पिकासो ने कोलाज पेंटिंग का शुरुआत किया था। कोलाज पेंटिंग की शुरुआत किसने किया था? पिकासो ने। कब किया था? 1912 में। कौन सा शैली चल रहा था घनवाद में? पहले तो घनवाद आंसर हो गया, अब ये अंदर के क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो अंदर में क्या आप पढ़ेंगे? संश्लेषणात्मक घनवाद में। संश्लेषणात्मक घनवाद में कोलाज की शुरुआत हुई थी सन 1912 में पिकासो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड गिटारिस्ट, बूढ़ा गिटार वादक, अभी आपने पढ़ा ब्लू पीरियड का है, वो चित्र किसने बनाया है? तो वो चित्र बनाने वाला कलाकार द ओल्ड गिटारिस्ट यानी बूढ़ा गिटार वादक भी इसे कहते हैं। बूढ़ा गिटार वादक, ओल्ड गिटारिस्ट, बूढ़ा गिटार वादक इसे कहते हैं। द ओल्ड गिटारिस्ट यानी बूढ़ा गिटार वादक। ये चित्र किसका है? पाब्लो पिकासो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यूजिकल फॉर्म्स का चित्रकार कौन था? म्यूजिकल फॉर्म्स किसका चित्र है? तो म्यूजिकल फॉर्म्स है जॉर्ज ब्राक का। म्यूजिकल फॉर्म्स जॉर्ज ब्राक का चित्र है, जिसे संगीतज्ञ कहा गया है। म्यूजिकल फॉर्म्स संगीतज्ञ, और ये किसका चित्र है? जॉर्ज ब्राक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिरर के सामने लड़की कलाकृति को किसने बनाया है? मिरर के सामने यानी शीशे के सामने खड़ी लड़की, ये चित्र किसका है? पाब्लो पिकासो का है। मिरर के सामने खड़ी लड़की, ये चित्र किसका है? पाब्लो पिकासो का है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लर्न कर डालें सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिकासो द्वारा निर्मित कलाकृति की माप है। तो पिकासो की जो गेवर्निका है उसकी माप यहाँ पर पूछा गया है। तो पिकासो के द्वारा जो कलाकृति निर्मित की गई थी गेवर्निका, उसकी साइज पूछी गई है। यानी गेवर्निका बहुत महत्वपूर्ण है
गेवर्निका की साइज है 11.6 फीट इंटू 25.8 फीट। ये 11 फीट 6 इंच इंटू 25 फीट 8 इंच ये इसकी माप है गेवर्निका की। गेवर्निका कहाँ सुरक्षित है, गेवर्निका में क्या दर्शाया गया है, गेवर्निका की माप क्या है, ये सब अच्छे से लर्न कर डालिए। अभिकथन को हमें टच नहीं करना है, अभिकथन को छोड़ देना है, हमारे लिए अभिकथन महत्वपूर्ण नहीं है। हेनरी मार्टिस किस कला शैली के चित्रकार थे? सभी को पता है हेनरी मार्टिस फाववादी कलाकार थे, यानी डी आंसर सही है। मूर्ति गोंजालेस निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे? तो यहाँ मूर्ति गोंजालेस नहीं है, मूर्तिकार गोंजालेस निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे? तो पाब्लो पिकासो के एक परम मित्र थे जिनका नाम था गोंजालेस। वो हमेशा पिकासो के साथ मिलकर ही कार्य करते थे। अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो गोंजालेस एक मूर्तिकार हैं और ये पिकासो के साथ मिलकर या पिकासो इनके साथ मिलकर मूर्तियां बनाते थे गोंजालेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी मार्टिस एक कलाकार है फाववादी। अभी आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया है, 4, 6, 10 क्वेश्चन तो हम लोग अभी सॉल्व कर ही चुके हैं, उसमें आपने एक चीज देखा होगा कि वे क्वेश्चंस जो हमने आपको कहा कि फाववाद, उत्तर प्रभाववाद और घनवाद में हमें जो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है वो घनवाद होती है। और आप देख पा रहे हैं कि घनवाद से हमें बहुत डीप में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जबकि फाववाद से हमें क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल मिल रहे हैं, हेनरी मार्टिस को लेकर ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इस चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें ब्रॉड सिलेबस नहीं पढ़ना होता है, ये जान लीजिए। सब देखिए, ऐसा नहीं है कि 999 अंक पाने वाला स्टूडेंट काबिल नहीं था। 125 क्वेश्चनों में अगर 120 प्रश्न किसी स्टूडेंट ने किए तो वो काबिल नहीं था, ऐसा नहीं है। बस बात सिर्फ एक क्वेश्चन की या 2 क्वेश्चन की होती है। बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से और सही रास्ते पर पढ़ने वाले स्टूडेंट में और ब्रॉड सिलेबस को पढ़ने वाले स्टूडेंट में सिर्फ यही फर्क होता है, 1 या 2 प्रश्नों का ही होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं, रास्ते सही होने चाहिए। अगर रास्ते से भटके तो ये मानकर चलिए कि पढ़ना बहुत पड़ेगा और उतने ज्यादा पढ़ने से आपका नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। अब आप सोचेंगे अरे ये क्या करें, ज्यादा पढ़ने से नुकसान होता है। ज्यादा पढ़ने का अर्थ ये है हम उतना ही पढ़ें जो हमारे लिए जरूरी है और हम उतना ही तैयार करें जो हमारे लिए जरूरी है। अब आप कहेंगे क्या ऐसा क्या पता है क्या कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल पता है। कैसे पता है? हम इसको सॉल्व करके समझ सकते हैं इस बात को। तो हेनरी मार्टिस एक कलाकार है, कहाँ का? फाववादी कलाकार है हेनरी मार्टिस। पाब्लो पिकासो की गेवर्निका का विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है? तो ये स्पेनिश सिविल युद्ध है। क्या है इसका आधार? स्पेनिश सिविल युद्ध गेवर्निका का विषय था। तो गेवर्निका का विषय क्या था? स्पेन का युद्ध था। स्पेन का जो सिविल युद्ध हुआ था वो गेवर्निका का सब्जेक्ट था, विषय था। और ये गेवर्निका ब्लू पीरियड के समय में या नीले रंग में बनी हुई है और इसमें जर्मन तानाशाही सैनिकों का विध्वंस दिखाया गया है। स्पेनिश सिविल युद्ध तो इसका विषय है नो डाउट, लेकिन इसमें
जो तानाशाह थे उनका विध्वंस पिकासो ने दिखाया है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और ये किस पीरियड का चित्र है? तो ये ब्लू पीरियड का चित्र है। ब्लू पीरियड में नीले रंग की प्रधानता थी। इस चित्र में भी नीले रंग की प्रधानता को दर्शाया गया है। पिकासो ने मैन विद वायलिन की चित्रकारी कब की है? तो मैन विद वायलिन अच्छा क्वेश्चन है। ये इसके चित्रकार कौन है? पिकासो हैं। और ये पेंटिंग पिकासो ने कब बनाई है? 1912 में बनाई है। सब प्रश्न अच्छे से अगर तैयार कर लिए जाएं तो मेरा मानना है थोड़ा सा डीप में भी जानिए उस टॉपिक को और क्वेश्चन से रिलेटेड चीजों को समझिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट होता है। ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने किया है? तो ब्लू न्यूड हेनरी मैथिस का चित्र है। ब्लू न्यूड सॉफ्ट टैक्टिस किसने प्रारंभ किया था? सॉफ्ट टैक्टिस क्या है? एक तकनीक है, चित्रकारी की एक तकनीक है। उसके जनक या जन्मदाता या प्रारंभकर्ता कौन है? हेनरी मैथिस हैं। सॉफ्ट टैक्टिस एक चित्रकारी की टेक्निक है जिसके जनक या जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता है हेनरी मैथिस या मैथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने माने की ओलंपिया की अनुकृति किया था? तो माने की ओलंपिया को फिर से चित्रित करने वाले कलाकार कौन थे? हेनरी मैथिस थे। पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को भी मिश्रित किया है? तो पिकासो ने तैल चित्र के साथ किस चित्र में मिट्टी को भी मिलाया है? तो तैल के साथ मिट्टी का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? पिकासो। और पिकासो ने किस चित्र में इस विधि का प्रयोग किया है? मंडोलिन एंड गिटार। मंडोलिन एंड गिटार में पिकासो ने ऑयल के साथ तैल के साथ मिट्टी का भी प्रयोग किया है। तैल प्लस मिट्टी इसका प्रयोग किया है। अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसे मिक्स मीडिया बोलते हैं। ये चित्र किस शैली में बनेगा? मंडोलिन एंड गिटार। ये मिक्स मीडिया में मिश्रित माध्यम में बनेगा। मंडोलिन विद गिटार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है, छोड़ देंगे। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गेवेर्निका किस शैली में बना हुआ है? तो गेवेर्निका जो है अति यथार्थवादी भी है, घनवादी भी है, अभिव्यंजनावादी भी है, यानी तीनों माध्यमों में बना है। और ये क्वेश्चन बहुत पहले सन 1999 में टीजीटी में आया हुआ था। तो ये अति यथार्थवादी, अभिव्यंजनावादी और घनवादी तीनों शैली में बना है गेवेर्निका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति, जिसे पीस कहा गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो शांति या पीसेस या पीस को पिकासो ने बनाया है। और ये क्वेश्चन 2004 में टीजीटी में आया हुआ था। तो शांति भी किसका चित्र है? पिकासो का, और बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन प्रसिद्ध फॉसिज्म कलाकार था? हेनरी मैथिस था। 2004 का क्वेश्चन है ये। जॉय ऑफ लाइफ किसकी पेंटिंग है? हेनरी मैथिस की है जॉय ऑफ लाइफ। निम्नलिखित में से
एक ने मूर्ति कला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। तो ये मातिस है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और मातिस एक चित्रकार और मूर्तिकार भी था। जैसे पाब्लो पिकासो पेंटर था, मुख्य रूप से क्या था, पेंटर था, लेकिन वो ग्राफिक आर्टिस्ट भी था और मूर्तिकार भी था। तो निम्नलिखित में से मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान करने वाला कलाकार कौन था? हेनरी मातिस था। और यहाँ पर ऑप्शन चेंज होने के बाद आंसर चेंज हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता था? तो कौन करता था? पाब्लो पिकासो करता था वर्णमाला। और अंग्रेजी के चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग कौन करता था? पिकासो। और कौन सी वर्णमाला? अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करता था पिकासो। अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है, बिल्कुल अलग इसकी कहानी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध चित्र गवर्निका को चित्रित किया है किसने? पिकासो ने गवर्निका बनाया। गवर्निका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2004, 2005, 2009 ऐसे तमाम सनों में पूछी गई है गवर्निका। तो गवर्निका को डीप में पढ़ने की आपको आवश्यकता है। घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? पिकासो एवं ब्रॉक थे। लेकिन यहीं पर अगर हम ऑप्शन अलग कर दें, अगर हम कहें एक पिकासो और दूसरा ब्रॉक, अगर हम यहीं पर कहें एक पिकासो और दूसरा ब्रॉक, तो पूजा यादव क्या उत्तर देंगी? राजेश कुमार, पुष्पा जी, शीला जी, विभूति नारायण रॉय, संगीता जी, क्या उत्तर देंगे आप लोग? दीपशिखा जी ब्रॉक करेंगे। ध्यान रखिएगा, पिकासो के प्रवर्तक, घनवाद के प्रवर्तक अगर पूछा जाता है तो पिकासो होंगे, लेकिन ब्रॉक के साथ। और अगर अलग अलग हो गए तो ब्रॉक को प्रथम वरीयता देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी ब्रॉक को अलग कर लिया। ब्रॉक इंपॉर्टेंट है पिकासो से भी ज्यादा घनवाद के लिए। बाकी घनवादी शैली में कार्य जो ज्यादा करने वाले कलाकार थे हॉर्न ग्रीस थे। ब्रॉक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो उसे घनवाद नाम से पुकारा जाता था। उसका क्या नाम था? घनवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मनमौज, यह टिप्पणी किस समूह के लिए की गई थी? एक चीज जानिए, जब भी रंगों की बात आएगी, रंग बहुत चमकीले भड़कीले लगाए गए तो आप कहेंगे फाववाद में। इसको मनमौजी कला भी कहा है, इसको पागलों की कला भी कहा गया है। किसको? जंगलवादी कला को या फाववादी कला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीली एवं गुलाबी अवधि यानी पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड किसकी कही जाती है? यानी नीली और गुलाबी अवधि में कार्य करने वाला कलाकार कौन था? तो पाब्लो पिकासो था। नीली और गुलाबी अवधि में कार्य करने वाला कलाकार कौन था? पाब्लो पिकासो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से दो कलाकारों ने ज्यामिति चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था?
किस कलाकार ने, दो कलाकार थे जो ज्यामिति, चलन, चमकदार रंग और तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था। वे कलाकार कौन थे? तो वे दो कलाकारों के नाम बताइए जिन्होंने ज्यामिति चलन, तो ज्यामिति चलन का प्रयोग किसने किया था? पिकासो एवं ब्रॉक ने। ये और इसको देख लेंगे तो बहुत आसानी से प्रश्न को पकड़ा जा सकता है। प्रीति कुशवाहा। हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी किसका चित्र है? हेनरी माथिस का चित्र हरी पट्टी है। अभिज्ञान सुंदरियां या अभिज्ञान की स्त्रियां, ये चित्र किसने चित्रित किया है? तो ये चित्र पिकासो ने चित्रित किया है। अभिज्ञान सुंदरियां या अवनियों की स्त्रियां, ये चित्र किसका है? पिकासो का है और अभी बार बार आ भी चुका है। पाब्लो पिकासो पैदा हुए थे कहाँ? तो पाब्लो पिकासो कहाँ पैदा हुए थे? स्पेन में हुए थे। कब हुए थे? 1871 में पाब्लो पिकासो का जन्म होता है। लेकिन घनवाद का जन्म कहाँ होता है? पाब्लो पिकासो किस वाद से जुड़ा है? तो आप कहते हैं घनवाद से, ठीक। लेकिन घनवाद का जन्म कहाँ होता है? घनवाद का जन्म कहाँ होता है? बताइए। दीपशिखा भारद्वाज। फ्रांस में होता है, बिल्कुल फ्रांस में है। अब थोड़ा सा लॉजिकल चीजों को भी समझें। फ्रांस में हुआ घनवाद का जन्म, और ब्राक का जन्म कहाँ होता है? भैया ब्राक का जन्म कहाँ होता है, ये भी बताइए। ब्राक का जन्म शशि बालाजी, बताइए। ब्राक का जन्म कहाँ होता है? फ्रांस में, बिल्कुल। ब्राक का जन्म कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। और घनवाद का जन्म कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। और घनवादी शैली का या घनवाद का जन्मदाता कौन होता है? ब्राक, ठीक। और बाद में इसी कार्य को करने के लिए पिकासो कहाँ बस जाता है? पिकासो का जन्म अभी आपने पढ़ा फ्रांस में, सॉरी स्पेन में है। पिकासो का जन्म कहाँ है? स्पेन में है। लेकिन पिकासो संबंध किससे रख रहा है? घनवाद से रख रहा है, ठीक। अब घनवाद से जब संबंध रख रहा है पिकासो, तो घनवाद का जन्म कहाँ देखा जाएगा? फ्रांस में। ब्राक का जन्म कहाँ देखा जाएगा? फ्रांस में। तो ये कहाँ पर चला जाता है पिकासो? पिकासो कहाँ चला जाता है सुलेखा जी? बिल्कुल, पिकासो फ्रांस में ही फिर बस जाता है। यानी दो नागरिकता इसको लेनी पड़ी। घनवाद से जुड़ने के लिए इसको दो नागरिकताएं, एक तो स्पेन का तो था ही, मूल निवासी स्पेन का था, लेकिन ये कहाँ चला आता है? फ्रांस में बस जाता है। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, बस ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस तरीके से पढ़ने से आपको बहुत सी चीजें, जैसे पिकासो का जन्म तो स्पेन में हुआ, लेकिन वह कहाँ बस गया? तो उसको बसना पड़ेगा, क्योंकि जो घनवाद का जन्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसको फ्रांस जाना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे? तो घनवादी कला आकृतियों को घन और शंकु के रूप में देखते थे।
किसमें देखते थे? घन और शंकु के रूप में देखा करते थे। घनवादी कलाकृतियों को किसमें देखते थे, किस रूप में देखते थे? तो घन, शंकु, त्रिभुज, ज्यामिति, इन रूपों में घनवादी कलाकृतियां बनाई भी गई हैं और इनकी ये मूल प्रवृत्ति, मूल धारणा भी रही है। ठीक, नशा करिए। एक बार हमारे गुरुजी ने कहा, हमारे अपने एक स्टूडेंट से हमारे गुरुजी ने कहा नशा करिए। तो दूसरे दिन क्या किया उसने? नशा करके वो क्लास में चला आया। तो समझ में आ गया कि वो नशा करके आया। तो फिर गुरुजी ने कहा कि ये इस तरीके से आपको क्लास में नहीं आना चाहिए था। तो उसने कहा आप ही ने तो कल कहा था नशा करिए। तो नशा करिए का मतलब नशा करिए का मतलब क्या है? अगर एक स्टूडेंट से एक गुरु कह रहा है नशा करिए तो वो किसका नशा करेगा? हाँ, पढ़ाई का नशा करिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जीवन में आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये किताबें आपकी सबसे बड़ी, सबसे परम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साथी ये किताबें होती हैं और कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान आपको छोड़ के जा सकता है, लेकिन किताबें आपका साथ कभी नहीं छोड़ती, ज्ञान आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। और ये सबसे अच्छी आपकी दोस्त, अपनी आपकी मित्र, आपके फ्रेंड किताबें होती हैं और कुछ भी नहीं। किताबों में एक बार रमिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही हम किताबों का साथ छोड़ते हैं, हम जो बनावटी दुनिया में आते हैं तो दुख, क्लेश, कलह, भय सब दिखता है। लेकिन किताबों में क्लेश नहीं है, किताबों से दुख नहीं है, किताबों से लगाव करिए। किताबें आपका जीवन का अंग है, आधार है, और आधार से ही अंग का निर्माण होता है। तो इसलिए किताबें आपके लिए, ज्ञान आपके लिए, पढ़ाई आपके लिए सर्वोपरि होती है। और उसी का नशा करिए, ना कि दारू का, सिगरेट का, गुटखे का। इन सब का नशा नहीं है, ये आपको गर्त में ले जाता है। लेकिन किताबें आपको किसी के सामने झुकने नहीं देती। इससे बड़ा मित्र आपका कौन हो सकता है जो आपको किसी के सामने झुकने ना दे, जो आपको सम्मान ही सम्मान दे, कहीं आपका अपमान ना हो। ये क्या है? किताबें हैं, आपका ज्ञान है। कि हम कहे कि नशा करिए तो नशा कह के चला आवा क्लास में, ये थोड़ी कहे। पढ़ाई का नशा करिए, ज्ञान का नशा करिए। टीजीटी का नशा हो चुका है। बिल्कुल होना भी चाहिए। यही एक आपका परम मित्र है, परम साथी है ज्ञान। और ज्ञान कैसे आएगा? किताबों से आएगा। दोस्त रूठ जाया करते हैं, कुछ लोग छोड़ जाया करते हैं आपको, लेकिन ये किताबें आपको कभी नहीं छोड़ेंगी। दिन पर दिन आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। इसमें रमिए, बहुत अच्छा लगेगा। गवर्निका को किसने चित्रित किया है? तो गवर्निका के चित्रकार कौन है? पिकासो हैं। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली। कहां से लिया है? तो पिकासो ने आधुनिक कला की जो प्रेरणा लिया था, अफ्रीकी मुखौटों से लिया था, नीग्रो कला से लिया था। तो प्रभाव पिकासो की कला पर अफ्रीकी कला का दिखाई देता है।
थे आपके क्वेश्चंस आंसर जो कि घनवाद और फाववाद से संबंधित थे। अब हम आपको पढ़ाएंगे अन्यवाद, जो कि आज की क्लास में अन्यवादों को शुरू करेंगे। जैसे हमने घनवाद पढ़ा है और घनवाद के बाद हम पढ़ेंगे फाववाद। अभी आपने फाववाद के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे फाववाद, जिसे हम फाविज्म भी कहते हैं और जिसके प्रेरणा स्रोत रहे या जनक रहे कौन? हेनरी मातिस। फाववाद इसी को बोलते हैं जंगलवाद। फाववाद या फाविज्म या जंगलवाद या इसी को बोलेंगे पागलों की कला। मनमौजी कला। पागलों की कला, मनमौजी कला, इतने नाम हम देंगे। ठीक, इसी को रंगवादी कला भी बोलते हैं। रंगवादी क्यों बोलते हैं रंगवादी? इसमें रंगों का व्यापक रूप में कार्य किया गया है, व्यापक रूप में कार्य हुआ है रंगों का। व्यापक रूप में रंगों का कार्य हुआ है, इसीलिए इसको रंगवादी आर्ट भी बोलते हैं, रंगवादी कला भी बोलते हैं। चलिए, अब सबसे पहले जान लेंगे इसका जन्म कहाँ हुआ है। इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो फाववाद का जन्म कहाँ हुआ है? फ्रांस में। और फ्रांस में कब हुआ और कब तक रहा? तो इसका जन्म हुआ फ्रांस में, क्योंकि वादों का जो शहर रहा है वो स्थान फ्रांस है। वादों का शहर कौन से स्थान को कहते हैं? फ्रांस को कहते हैं। और ज्यादातर जितने भी कला आंदोलन हुए यूरोप में वो फ्रांस से ही उत्पन्न हुए थे। तो वादों का शहर या वादों का स्थान फ्रांस को कहा जाता है। और फ्रांस में भी एक स्थान था, कौन सा? पेरिस। फ्रांस में एक स्थान पेरिस था, वहां पर इसका जन्म होता है और वादों का शहर भी इसे कहा जाता है। ठीक, और कब होता है? सन 1905 में। और ये समाप्त कब होता है? 1910 में। तो इसका जो जन्म होता है 1905 में होता है और समाप्त होता है 1910 में। यानी इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो 1905 से लेकर 1910 है। जब जन्म पूछा जाएगा तो 1905 बोलेंगे और पूरा टाइम पूछा जाएगा तो 1905 से लेकर 1910 कहेंगे। ठीक, और जन्म हो कहाँ रहा है? फ्रांस में। और फ्रांस के किस शहर में? पेरिस में। ठीक, क्लियर है? ये इतने नामों से जाना जाता है। और इसके जो जनक हैं या जन्मदाता हैं वे कौन हैं? हेनरी मातिस। जनक या
जन्मदाता कौन है? हेनरी मार्टिस। और हेनरी मार्टिस के साथ में कार्य करने वाला कौन कलाकार था फॉविज्म में? आंद्रे दरेने। इसके साथ में कार्य करने वाला कलाकार और कौन था जागृति? आंद्रे दरेने थे। आंद्रे दरेने के साथ हेनरी मार्टिस, या क्वेश्चन ये भी बन सकता है हेनरी मार्टिस के साथ में फाववाद कला का जनक या जन्मदाता कौन है? तो आंद्रे दनेरे हैं। अब आंद्रे दनेरे और मार्टिस अलग अलग कर दिए जाएं तो मार्टिस, अगर मार्टिस अनुपस्थित है ऑप्शन में तो आंद्रे दरेने। एकदम क्लियर कट समझिए बातों को। ये एक फाववाद जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या था? तो यह एक कला आंदोलन था। क्या था? कला आंदोलन या कला संगठन। ये क्या था? एक कला आंदोलन था या एक कला संगठन था। ठीक, इस फाववाद का अर्थ क्या है? फाविज्म का अर्थ क्या है ये भी जान लें। जंगली पशु या बर्बर पशु, तो इसका जो फाव शब्द का शाब्दिक अर्थ है बर्बर पशु या जंगली पशु। या हिंसक पशु। फाव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बर्बर पशु, जंगली पशु या हिंसक पशु, इसका शाब्दिक अर्थ है। इतना आपको समझ में आया होगा फाववाद से। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। फाववाद की विशेषताएं। फाववाद की विशेषताएं क्या क्या हैं? इस फाववादी कला में चमकीले तड़क भड़क रंगों का प्रयोग हुआ है। तड़क भड़क चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ। फाववादी कला गुंगवा की कला से शुरू हुई, यानी फाववादी का पूर्वज गुंगवा को कहा जाता है।
फाववादी का पूर्वज किसे कहा जाता है? गोंगवा को कहा जाता है। यानी फाववादी कला के लक्षण पहली बार गोंगवा की कला में दिखाई दिए थे। यानी फाववादी कला का फाववादी कला के लक्षण पहली बार किसकी कला में दिखाई दिए थे? गोंगवा की कला में दिखाई दिए थे। और गोंगवा किस वाद का कलाकार है? उत्तर प्रभाववाद का। बिल्कुल, जैसे अभी आपने समझा होगा कि घनवादी कला के पहले लक्षण भी उत्तर प्रभाववादी कलाकार पॉल सेजान की कला में दिखाई दिए थे ना। समझ में आ रहा है? तो इन सबका जो पूर्वज है वो उत्तर प्रभाववाद है। इन सबका पूर्वज कौन कौन है प्रीति कुशवाहा? एक बात हम बताएं भाई, हमने बहुत लोगों को सुना, बहुत लोगों से मिली मैं, लेकिन प्रीति कुशवाहा के जैसी आवाज मैंने अभी तक कहीं नहीं सुनी। बहुत सुंदर आवाज, बहुत मीठी आवाज, और ऐसी आवाज तो हमने आज तक कभी कहीं भी नहीं सुनी होगी। बहुत अच्छी आवाज। मुझे लगता है कि प्रीति कुशवाहा जाने कितने क्वेश्चन हमसे पूछें बार बार, क्योंकि इतनी अच्छी आवाज तो पता नहीं किसी की होगी। बहुत अच्छी आवाज है, बहुत सुंदर आवाज। और हमने देखा है कि अभी जब से हमने क्लासेस को थोड़ा सा डिले किया, उसका एक ही कारण रहा क्लासेस में ना आने का, क्लासेस को ना पढ़ाने का, कि परीक्षा ना होना। सही समय पर परीक्षा ना होने से मन हटता है पढ़ाई से, एकदम सही बात है। बार बार समय को देकर, डेट को देकर कैंसिल करना सबसे बड़ा अपराध है। ये अपराध बहुत बड़ा है। या तो आप सीधा मना कर दीजिए 4 साल परीक्षा नहीं होगी, या आप समय देकर और हटा रहे हैं बार बार परीक्षा। इससे आप साबित कर रहे हैं कि आप खुद स्थिर नहीं हैं, खुद स्थिर नहीं हैं। आयोग के लोग स्थिर ही नहीं है, डामाडोल की स्थिति बनी हुई है। और डामाडोल की स्थिति कब बनती है? जब व्यक्ति गलत होता है। सही होगा तो वो स्थिर होगा, नो डाउट, मुझे कोई डर नहीं है, चाहे जो कर डालो। लेकिन बार बार 18 तारीख, 20 तारीख, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, फरवरी, मैं जब मिलने गई थी आयोग में, तो आयोग के मेंबरान जो थे उन्होंने यही बात कही थी कि फरवरी में ही एग्जाम करा लेंगे। मैंने कहा बाप रे, फरवरी में तो हो ही नहीं सकता, महाकुंभ लगने वाला है, इतना बड़ा महाकुंभ जिसमें सरसों डालने की जगह नहीं है, तो लोग परीक्षा कैसे देंगे? तो उन्होंने कहा कि कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने भी सोचा इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सही ही होगा। और हुआ क्या? आज जून खत्म होने वाला है और परीक्षा फरवरी में ही करा रहे थे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सोचिए, विडंबना है ये विडंबना आपकी ही नहीं है, ये देश की विडंबना है। इससे देश हमारा पीछे जा रहा है, क्योंकि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे कल के भविष्य हैं, जब वही सही नहीं रहेंगे तो देश की स्थिति डामाडोल होनी तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बार बार परीक्षा का
एक झांसा देकर खिलवाड़ करना ये सही नहीं है। लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे कुछ और कर भी नहीं सकते, तो जो हम कर सकते हैं प्लीज वो तो करें। आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आप धैर्य मत खोइए, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप धैर्य खो दें, आप पढ़ाई छोड़ दें। तो ये नहीं करना है। हमारे उन स्टूडेंट से मेरा ये कहना है जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि बहुत समय लगा दिया, इतने समय में हम कहीं पर प्राइवेट जॉब करके कुछ कमाए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। सब सही है, आपकी बात जायज़ है, 100% सही है, लेकिन अब इस समय ये बातें अच्छी नहीं है, आपके हित में नहीं है। सरकार आयोग के हित में तो है, लेकिन आपके हित में ये बातें अब नहीं है। तो जो समय आप दे डाले हैं, जो समय आपने दे दिया है, प्लीज थोड़ा सा समय और दे दीजिए, नहीं तो आप ही का नुकसान होगा और किसी का नहीं। बिल्कुल कचरा है, एकदम सही है। आयोग जिस तरीके से शुरू में आया था, लग रहा था सब है उतार देंगे, मार बढ़िया बना देंगे, बनाए तो अच्छा, नो डाउट, बिल्डिंग को चमका दिया, अपने चैम्बर को बना दिया, जो लोग आसानी से मिल लेते थे उन लोगों को किनारे करके बढ़िया बढ़िया सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, बढ़िया बढ़िया चपरासियों की नियुक्ति कर ली अपने आप से, ये सारे काम हो गए। लेकिन जो मेन काम था परीक्षा, वो नहीं हो पाई। ये तो एकदम सत्य बात है कि काम तो किया उन्होंने, लेकिन किसके लिए? अपने लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए एक एक कमरे में एसी लगा दिए, वो सब सही कर लिया। जहां पर पंखे भी नहीं थे वहां एसी लग गया, वो सब सही था। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए कोई कार्य नहीं हुआ, देश हित में कोई कार्य नहीं हुआ, पर्सनल के लिए सारे काम हो गए। चलिए, इसका हम लोगों को क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। फाववादी कला के लक्षण पहली बार पाल गुंगवा की कला में दिखाई दिए थे, यानी पाल गुंगवा से शुरुआत हो गई। लेकिन पाल गुंगवा फाववादी कला का जनक या जन्मदाता नहीं होगा। पाल गुंगवा फाववादी कला का जनक या जन्मदाता नहीं होगा। कौन होगा? हेनरी माथिस होगा। फाववादी कला की शुरुआत कब हो रही है? भले ही इसकी कला के लक्षण दिखाई दे दिए थे कब? उत्तर प्रभाववाद की कला में, लेकिन प्रभाववाद की कला के बाद ही फाववाद का जन्म होता है। ठीक, अब फाववादी कलाकारों ने प्रदर्शनी का भी आयोजन किया होगा, तो इनकी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी हुई थी? फ्रांस में ही, और फ्रांस में कब? 1905 में। तो प्रथम प्रदर्शनी सन 1905 में कहाँ पर? फ्रांस के शहर पेरिस में। पेरिस में इसकी प्रथम प्रदर्शनी सन 1905 में आयोजित हुई थी, और वहीं पर लुइस वीन ने
इस कलाकारों को फाओवादी नाम दिया था। कब? 1905 में ही फ्रांस के पेरिस में लुइस वीम ने इन कलाकारों को फाओवादी कलाकार कहा या नाम दिया। फाओवादी शब्द का या फाओवादी नाम देने वाले लुइस वीन या लुइस वीनस या कुछ भी कहिए थे। इन्होंने सन 1905 ईस्वी में जब कलाकारों की प्रदर्शनी फ्रांस के पेरिस में हुई, वहां पर ये मौजूद थे। वह इनकी कला को देखकर इन्होंने फाओवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो फाओवादी नाम देने वाले कौन थे? लुइस वीन थे और 1905 में इन्होंने ये नाम दिया था। अब फाओवादी कला से संबंधित कलाकार कौन हैं? तो फाओवादी कला के प्रमुख कलाकार फाओवाद के तो एक तो जनक या जन्मदाता हो गया, जिसको हम हेनरी मातिस बोलते हैं। जिसको हम हेनरी मैटिस बोलते हैं, हेनरी मातिस बोलते हैं। और दूसरा कौन है? राजेश? दूसरा कौन है? दूसरा है आंद्रे द रेने। तो ये दो कलाकार हैं जिनको हम लोग फाओवादी कलाकारों में पढ़ेंगे। ठीक। तो आंद्रे द रेने जो है वो महत्वपूर्ण बहुत नहीं है, लेकिन मातिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब कलाकार हेनरी